नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर पनडुब्बी 2026 कार्यक्रम पर कहा कि बस्तर की समृद्धि के लिए बस्तर पनडुब्बी 2026 का दूसरी बार आयोजन किया गया। इस बार 12 विद्याओं के साथ किया जा रहा है। अनेक देशों के राजनयिकों को भी बुलाया जाएगा। देश भर के सभी राज्यों के आदिवासी समाज के कलाकार को बुलाया जाएगा। बड़े विस्तृत रूप से इसका आयोजन होने वाला है। जी, जिस तरीके से माटी के लिए माटी पंडुम किया जाता है, जिस तरीके से बच्चों की खुशी के लिए छेरछेरा पंडुम होता है, जिस तरीके से फसल के अच्छे उत्पादन के लिए जब सहयोग करते हैं तो उनके श्रृंगार के लिए अमुस पंडुम किया जाता है, जिस तरीके की वृद्धि हो इसके लिए बिज्जा पंडुम किया जाता है, ऐसे ही समूचे बस्तर के लिए बस्तर पंडुम का दूसरी बार आयोजन किया जा रहा है। इस बार 12 विधाओं के साथ, इस बार अनेक देश। इधर बिलासपुर के लिंगाडीह में पिछले 37 दिनों से आंदोलन चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आंदोलनकारियों का समर्थन करने पहुंचे। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के सामने पूर्व मुख्यमंत्री बघेल सरकार को खरी खोटी सुनाने लगे, लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब उन्होंने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव की तुलना बंदर से कर दी। भूपेश बघेल का मंच से दिया बयान अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपनी जगह है, पर इस तरह से भाषा का इस्तेमाल राजनीति भी अक्षम्य है। सभी को भाषा विषयों का ध्यान। छत्तीसगढ़ की सियासत में आरोप प्रत्यारोप तेज है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कांग्रेस के SIR प्रतिनिधिमंडल के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, कांग्रेस बिना तथ्यों के मुद्दे गढ़ रही है। सलवा जुडूम और SIR प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी पर भी सवाल उठाए। साथ ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युक्तिकरण के नकारात्मक नतीजों का दावा किया। पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज के हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के मामले में हो देख के पचा नहीं पा रहे हैं। आज भी वो जो दिव्य स्वप्न से बाहर नहीं आ पाए हैं। लगता है जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो प्रदीप मिश्रा के महाराज के कार्यक्रम में जाते थे तो वो अपने आप को बहुत, जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो यही धीरेन्द्र शास्त्री कार्यक्रम में गए, लगता तो वो भीड़ जो है। हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा पर निशाना साधा है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के साथ भेदभाव कर रही है। इसके साथ ही आर्थिक रूप से हिमाचल का गला घोटने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमाचल के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कार्यकाल में कर्मचारियों की 10,000 करोड़ की देनदारियां छोड़ गई। मिशन रिपीट करने के लिए भाजपा सरकार ने प्रदेश के आर्थिक खजाने पर बोझ डालने का काम किया। उन्होंने कहा कि बीते 3 सालों में हिमाचल प्रदेश को केंद्र द्वारा 4,270 करोड़ रुपए की मदद आई। इसमें अगर राज्य का हिस्सा दिया जाए तो ये मदद सिर्फ 3,554 करोड़ रुपए की है। RDG हमको मिलती है जो कि 14 स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वायबल स्टेट्स नहीं रहे हैं उनको 14 स्टेटों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। 2021-22 में RDG थी 10,257 करोड़। 22-23 में RDG हुई 9,377 करोड़। 23-24 में जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हुआ वो हुआ 8,058 करोड़ रुपए और 24-25 में जाकर के जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो हुआ 6,200 और RDG जो है 2025-26 में कितनी हुई 1,257 रुपए। अब अगर हम इसका फर्क देखते हैं जो है 21-22 और 25-26 में ये लगभग 8,000।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को आज कोयला घोटाला मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के 2 महीने बाद उनकी रिहाई से कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है। बघेल को नवंबर 2025 में ईडी ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, जिसे विपक्षी दलों ने राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। हाईकोर्ट ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए जमानत मंजूर की और कहा कि जांच प्रभावित नहीं होगी। वहीं रिहाई के बाद बघेल ने मीडिया से कहा, ये सत्य की जीत है, केंद्र सरकार की साजिश नाकाम हुई, मैं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लड़ता रहूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे लोकतंत्र की जीत बताया। भाजपा ने रिहाई पर सवाल उठाते हुए कहा, जांच जारी रहेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये घटना आगामी विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर में जुलूस निकाला, जबकि सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बेल ग्रांट हुई है बेटे को बहुत दिनों से जेल में थे और काफी लड़ाइयां लड़ रहे थे यहाँ। जी, खुशी की बात है कि आज चेतन बघेल हाई कोर्ट में और यूडब्ल्यू दोनों मामले में बेल दी है, उसके बाद सूचना प्राप्त हुई। दरअसल एक 2 व्यक्तियों की जेल और दूसरा मामला ये है कि पप्पू बंसल के बयान था, फरार व्यक्ति के बयान के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की और आज बेल मिली दोनों। तो इस सत्य की जीत है, सत्य है, पराजित नहीं हो सकता। तो बड़ी है हाई कोर्ट से। लगातार सर ईडी आईटी के छापे आए दिन ईडी से बात थी। ये तो शुरू से मैं कह रहा हूँ कि सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, डब्ल्यू हो, सारे मामले में परेशान करने। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का संबल और कार्यकर्ताओं का सहयोग और साथ में वकीलों का जो तार्किक ढंग से मेरी बात रखी, उसमें राहत मिली। उसका आप लोग करते हैं 1% की, उसमें हर मामले में जांच एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं लिया है। इस बार मैक्सिमम केसेस में देखा जा रहा है, हर मामले में। अब जनता भी जान चुकी है कि ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र विपक्षी दलों को टारगेट करके कार्रवाई करती है और जो लोग डर जाते हैं उनमें शामिल हो जाते हैं, समझौता कर लेते हैं। जो नहीं डरते, जेल का भी जिसको भय नहीं। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं NSC 9 न्यूज के चीफ एडिटर दिव्य गौड़ जी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जमानत मिल गई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी नेहा, जिस तरीके से समाचार आ रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं, उनके बेटे चैतन्य को हाई कोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई है। और ये जो मामला था, ये बेसिकली मामला जो था ये आपका एक शराब के मामले का मामला था, जिससे अवैध शराब को लोग जो मल्टी करोड़ शराब घोटाले का के सिलसिले में जो ये मामला उजागर हुआ था। और इस पर जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए थे ईडी और बाकी एजेंसियों की ओर से, उन्होंने आज इनको क्लीन चिट देते हुए जमानत दी है। आपको बता दूं कि इस पूरे मामले की जो पैरवी है वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एन हरिहरन ने की थी, जिनको आज उनकी पैरवी करने के बाद में जब अदालत ने उनका पक्ष सुना और उस पक्ष के बाद में आज अदालत ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई है। आपको बता दूं, भिलाई से भूपेश बघेल का निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ से MLA चुन के आते हैं और कांग्रेस की सरकार में बड़ा नाम माना जाता है, बड़े लीडर माने जाते हैं, बड़ा कद माना जाता है, जिसको लेकर जैसे ही इनकी आज जमानत के बेटे जमानत की
जब बेटे की जमानत की बात बाहर आई है, सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने इनके ऊपर ट्वीट किया है और ये बघेल साहब ने खुद ने कहा है कि सत्य पराजित हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो राजनीतिक बयानबाजियां जो हैं, ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक एक ये मंशा को इंगित करता है कि किस तरीके से आप बहुत कम शब्दों में कहकर भी सरकार का और सत्य का पक्ष रख सकते हैं। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम जांच के साथ है और बघेल साहब ने कहा कि हम सत्य पराजित हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। तो इस तरह के जो सबसे पहला जो कंट्रोवर्स 3-4 शब्द जो उन्होंने वाक्य कहे हैं, उन वाक्यों में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में वहां पे विधानसभा चुनाव होंगे। निश्चित रूप से आप ये मान के चलिएगा कि इन चुनावों का या ये जो जमानत है या जो आरोप और प्रत्यारोपों का जो दौर है, ये भिलाई निर्वाचन क्षेत्र में जरूर पड़ेगा। साथ ही आने वाले विधानसभा जो चुनाव है, उन विधानसभा चुनावों पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है, क्योंकि ये मुद्दा उस टाइम पर उठेगा और वापस से गरमाया जाएगा। तो इस मामले को देखते हुए जो बघेल हैं वो इसको राजनीति के चाणक्य भी माने जाते हैं, वो इस मामले को यूं ही जाया नहीं करेंगे। इनके साथ में जो भी कुछ हुआ है या इन पे जो भी आरोप और प्रत्यारोपों का जो दौर चला है, इन पूरे आरोप और प्रत्यारोपों के दौर को लेकर ये उस चीज का आने वाले इस चीज को भुनाने की कोशिश करेंगे और अभी जनता की सहानुभूति के साथ में ये बिल्कुल इसी तरीके से प्रदर्शित करेंगे कि हाँ, हम कानून के दायरे में सत्य के साथ में काम करने की मंशा रखते हैं। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए दिव्य गौड़ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि देश में एक संप्रदाय के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में सरकार को बहरी, गूंगी और निकम्मी तक करार कर दिया और चेतावनी दी कि ये लापरवाही देश की एकता को खतरे में डाल रही है। आजाद ने कहा कि आज देश में एक संप्रदाय के खिलाफ तलवारें बांटी जा रही हैं। देश में क्या हो रहा है? तलवारें बांटी जा रही। एक संप्रदाय के खिलाफ जज्बाती नारे लगा के, सांप्रदायिक नारे लगा के, समाज खड़े करके उसके साथ हिंसा की जो है कोशिश, लोगों को भड़काया जा रहा है। लेकिन बहरी गूंगी सरकार को नहीं दिख रहा है, निकम्मी सरकारों को नहीं दिख रहा है। उन्होंने आंखें बंद कर ली है, उन्होंने कान पर कैप रख ढक ली है। को ये अन्याय, ये आतंकवादी घटनाएं नहीं दिख रही, ये जुल्म नहीं। इधर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR प्रक्रिया को लेकर भारत निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में SIR कार्यक्रम पूरा होने के बावजूद बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है। कांग्रेस का ये कहना है कि इस प्रक्रिया के दौरान खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों, आदिवासी अंचलों, श्रमिक वर्ग, प्रवासी नागरिकों, युवाओं और नए मतदाता बनने के योग्य लोगों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दस्तावेजों की कमी, पर्याप्त जानकारी के अभाव और तकनीकी समस्याओं के कारण कई ऐसे नागरिक मतदाता सूची से बाहर रह गए हैं जिन्हें संविधान द्वारा मताधिकार पूरी पात्रता प्राप्त है। कांग्रेस ने इस स्थिति को लोकतांत्रिक व्यवस्था करार दिया। कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज निर्वाचन आयोग से मिला है। SIR की जो प्रक्रिया बंद हुई, स्मरण होगा आप लोगों को, हमने 1 महीने का समय बढ़ाने की बात की थी। एक हफ्ते करके 2 बार समय बढ़ाना पड़ा। कांग्रेस की बात सच निकली और आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण विषयों को आयोग के सामने रखा है। पहला, खाने चले गए मजदूर, गरीब, अनुसूचित जाति वर्ग के भूमिहीन लोग, खासकर जांजगीर चांपा जिला, बलौद और इन क्षेत्रों के रहने वाले लोग, वे SIR की प्रक्रिया नहीं हो पाए। उन्हें SIR की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया। इधर भारत पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
रावला थाना पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत लाई गई 4 किलो 88 ग्राम हेरोइन बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 20 करोड़ रुपए आकी जा रही है। पुलिस ने मौके से DJI कंपनी का ड्रोन भी जब्त किया है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रावला SHO बलवंत कुमार ने पूरे मामले की जानकारी दी है। पुलिस महानिदेशक और रेंज में श्रीमान IG पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर रेंज इसी चीज पर ही फोकस करता है जो श्री गंगानगर और इधर बॉर्डर पार तस्करी के विरुद्ध हम प्रभावित। उसी क्रम में ये एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई है। लगभग 4 किलो जब्त की गई है पुलिस थाना रावला के द्वारा और इसमें एक 7 ड्रोन भी जब्त किया गया है। इसमें FIR दर्ज करके और अब हम अग्रिम इसमें जो साथ में 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए और उनके पास से ही ये जो 4 किलो। दिल्ली बम धमाके के 9वें आरोपी को NIA टीम ने आज शोपिया के जंगलों से गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज शोपिया के पड़पावा इलाके में छापेमारी की। इस दौरान दिल्ली बम धमाके के 9वें आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों के अनुसार छापेमारी के बाद NIA अधिकारी आरोपी को आगे की जांच और औपचारिकताओं के लिए वन क्षेत्र में ले गए। यह अभियान कड़ी सुरक्षा के बीच चला। सुपरस्टार सनी देओल जैसलमेर एयरपोर्ट पर पहुंचे। अपनी फिल्म बॉर्डर 2 के गीत घर कबाओ के लिए लॉन्च के लिए ये आयोजन भारत पाक सीमा के पास तनोट माता के सामने MP थिएटर में हो रहा है, जहां देशभक्ति से भरा ये गीत सामरिक साहस और बलिदान को समर्पित है। फिल्म की बात करें तो 1971 के भारत पाक युद्ध की लोंगेवाला लड़ाई पर आधारित है और इसे शुक्रवार को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। 1 जनवरी 2026 को हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि DSP करण सिंह संधू ने ये जानकारी दी है कि आपसी रंजिश के चलते तेज धार हथियारों से हमला किया गया था और शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। CCTV और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। जी कल बेसिकली सानू 3 वजे के करीब जो गली नंबर 11 जुझार नगर आ उत्थों एक इंसीडेंट रिपोर्ट होया सीगा जिथे एक अपना व्यक्ति सीगा 24 साल का मोहित बघेल नाम उसकी कुछ व्यक्तियों वालों जो चाकू मार के उसका कतल कर दिता गया सी। उत्थे असीं तुरंत मौका ते पहुँच के जिहड़ा मुढ़ली कार्रवाई के दौरान फोरेंसिक टीम नाल सारा एरिया प्रॉपर सारा एविडेंस कलैक्ट किया ते नाल जिहड़ा मुकदमा नंबर 3/26 दर्ज करके इहदे हुण तक दी तफ्तीश दे विच वख-वख टीमां गठित कीतीआं सी जो ने जिन्हां दे विच एक अजय मिश्रा। मकर संक्रांति के मद्देनजर जानलेवा चाइनीज मांझे के खिलाफ चल रहे अभियान में जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर हस्ताक्षर किया। ये मांझा पक्षियों, मनुष्यों और पर्यावरण के लिए घातक है, जिसे NGT ने 2017 में ही प्रतिबंधित कर दिया था। फिर भी अवैध बिक्री जारी है। कलेक्टर टीना डाबी ने अभियान में शामिल होकर जागरूकता फैलाने और सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है। ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच लोहिस्तान प्रांत के कुहदस्त शहर में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। एक प्रदर्शनकारी की अंत्येष्टि के दौरान शोक मनाने वाले नागरिकों ने पत्थर और नारे लगाकर बसीज इस्लामिक तो बता दें कि सुरक्षा बलों को मौके से भगा दिया गया। मानवाधिकार समूहों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रदर्शन में मारे गए युवा अमीर हैसम होदिया काशी के घाटों पर नाविकों के बीच सवारी को लेकर आपसी विवाद फिर सामने आया। लंगा थाना क्षेत्र के सामने घाट पर 2 गुंडों के नाविकों में लाठी डंडे से मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने 3 नामजद और 7 अज्ञात नाविकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये घटना पर्यटकों की बढ़ती संख्या के बीच नाव लगाने और सवारी बैठाने के विवाद से हुई है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ऐसे झगड़े अब आम हो गए हैं, जिससे घाटों पर अर्थव्यवस्था बढ़ रही है।
हिमालय की गोद में बसे विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में लंबे इंतजार के बाद आज सुबह से जोरदार बर्फबारी शुरू हो गई। कई दिनों से मौसम साफ रहने के कारण बर्फ का इंतजार कर रहे श्रद्धालु और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मंदिर परिसर और आसपास की ऊंची चोटियां अब सफेद चादर उड़ चुकी है। बर्फबारी के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो 0 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। केदारनाथ के पुजारी और तीर्थ पुरोहितों ने इसे भगवान शिव की विशेष कृपा बताया है। बाबा खाटू श्याम जी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ दुकानदारों और स्थानीय गुंडों द्वारा मारपीट की घटनाएं थमने की नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 1 सप्ताह में 3 अलग अलग मामलों में श्रद्धालुओं को पीटे जाने और लूटपाट की शिकायतें सामने आई हैं, जिससे भक्तों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला मंगलवार रात का है, जब एमपी से आए एक युवक परिवार को प्रसाद की दुकान पर बहस के बाद दुकानदार और उसके साथियों ने बुरी तरह पीट दिया। महिला और बच्चे भी इसमें चोटिल हो गए। इससे पहले सोमवार को हरियाणा के श्रद्धालुओं के साथ पार्किंग को लेकर विवाद में मारपीट हुई थी। श्रद्धालु आरोप लगा रहे हैं कि कुछ दुकानदार और होटल संचालक मनमाने दाम वसूलते हैं और विरोध करने पर गुंडों की मदद से हमला करवाते हैं। महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब में अमृतसर में भी भाषा विवाद सामने आया है। दिल्ली के रहने वाले पोस्टल असिस्टेंट को डाकघर में पंजाबी बोलने और पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। कर्मचारी ने कहा कि पंजाबी सीखना उनकी मजबूरी बन गई, जबकि उन्हें मूलतः इस काम के लिए वहां तैनात किया गया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये चर्चा का विषय बन गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए NS9 न्यूज के एडिटर इन चीफ दिव्य गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब के अमृतसर में भी भाषा विवाद सामने आया है, जहां दिल्ली के रहने वाले एक पोस्टल असिस्टेंट को डाकघर में पंजाबी बोलने और पढ़ने के लिए मजबूर किया गया है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से पहले यूपी और बिहार के जो प्रवासी थे, जो अपने रोजगार के लिए कभी बंगाल गए हैं, आसाम गए हैं, हिमाचल गए हैं या देश के अन्य राज्यों में गए हैं, तो महाराष्ट्र की बात हो, क्योंकि ये मामला वहाँ से बहुत ज्यादा टूल पकड़ता हुआ हमें दिखाई दिया और सुनाई दिया। पहले ये मामला महाराष्ट्र में काफी देखा जाता था, जब एंटी महाराष्ट्रियन एक मूवमेंट चलाया गया। उनको लगा कि जब जो मराठी बोलने वाला ही महाराष्ट्र में रहना चाहिए, यूपी बिहार या भारत के अन्य राज्यों से आए थे लोग, तो लोगों को वहाँ पे महाराष्ट्र की भाषा में बोलने पर जब जोर दिया गया और जब वो नहीं बोलने गए, जब उन्होंने वो भाषा बोलने से मना किया या इंकार किया या उन्हें नहीं आई गई, तो किसी न किसी तरीके से उसको आंदोलन का रूप दिया गया। ठीक वैसा ही मामला अब यहाँ पे अमृतसर और दिल्ली में देखा जा रहा है, जहाँ पे पंजाबी भाषा को या अपनी एक स्थानीय भाषा पर जोर देते हुए बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। तो यहाँ पे जब एक देश, एक पंथ, एक संविधान की बात करते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की बातें जब बाहर आती है, तो कहीं ना कहीं पूरा संविधान की कहीं ना कहीं अनुपालना नहीं है। कहीं ना कहीं हम देश के संविधान को, एक विधान को कहीं ना कहीं मानने से मना कर रहे हैं। ये हालांकि ये कुछ समुदाय विशेष के लिए की ओर से किया गया कार्य होता है। इसे पूरा देश, ना तो इसे पूरा देश स्वीकार करता है और ना ही ये पूरे देश में मान्य है। लेकिन अगर हम भाषा की बात करें या संस्कृति की बात करें या लोकाचार की बात करें, तो भारत एक अलग अलग सभ्यता और अलग अलग संस्कृति वाला देश है, जहाँ पे संस्कृति के अलग अलग रंग इस पूरे भारत देश में अलग अलग राज्यों के नाम पे दिखाई देते हैं। इस पूरी बहुमुखी जो संस्कृति है, कहीं ना कहीं संस्कृति को देखते हुए अगर कुछ तथाकथित समुदाय के लोग इस तरह का कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत। तो चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में श्यामपुर हाट रोड पर एक डरावनी घटना सामने आई है, जहां एक भालू ने 2 युवकों को दौड़ाते हुए डराया। घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें युवकों की तेज फुर्ती भरी प्रतिक्रिया साफ देखी जा सकती है। जान बचाने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की और इस घटना ने स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा दिया है। वन विभाग की टीम ने सुरक्षा उपाय बढ़ाने और भालू को वहां से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
बारामूला के इको पार्क इलाके में भूस्खलन से नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद हो गया है, जिससे गाड़ियां रुक गई हैं, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। भारी मलबा गिरने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि सड़क चौड़ीकरण पूरा होने के बाद भविष्य में ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए वैकल्पिक रास्ते बनाए जाएंगे। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और यात्रियों को फायदा पहुंचाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।